16 साल का रोहन पढ़ाई के बाद हर दिन ट्यूशन से रात को घर लौटता था। मगर उस रात कुछ अलग था। शहर की बिजली गुल थे और हवा में अजीब सी ठंडक भरी थी। रोहन ने घड़ी देखी, 9:15। जल्दी घर पहुंचना जरूरी था, वरना माँ परेशान हो जाती। उसने सोचा, क्यों ना शमशान वाले रास्ते से जाया जाए, वो तो शॉर्टकट भी है। शमशान का रास्ता हमेशा वीरान और सन्नाटे से भरा होता था। रोहन को याद था कि उसके दोस्त ने कहा था, वहाँ रात में कुछ दिखाई देता है जो इंसान जैसा है, मगर वो इंसान नहीं होता। लेकिन रोहन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अंधेरे में उसने तेज कदम बढ़ाए। ठंडी हवा से पत्ते सरसराने लगे। उसने अपने पीछे हल्की सी आवाज सुनी। रोहन के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद हवा होगी। उसने खुद को समझाया और फिर आगे बढ़ा। अब आवाज और तेज हो रहे थे। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और उसका दिल कांप गया। वो वहां खुद को खड़ा देख रहा था। बिल्कुल उसके जैसा चेहरा, वही कपड़े, मगर आंखें गहरी काली, जैसे खाली गड्ढे हों। वो अजीब सी मुस्कान के साथ रोहन को घूर रहा था। रोहन का गले से आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप पलटा और जितनी तेज हो सके भागने लगा। लेकिन वो छलावा भी उसके पीछे भागने लगा। उसके कदमों की आवाज रोहन के कानों में गूंज रहे थे। रोहन सड़क पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। छलावा उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तू डर रहा है? छलावा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज कई गहराई से आ रहे थे, जैसे जमीन के अंदर से। तू कौन है? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छलावा झुककर उसके चेहरे के करीब आया। उसकी सांसें बर्फ सी ठंडी थी। मैं तेरा ही अंश हूं, तेरा डर। जहां अंधेरा है वहीं मैं हूं, और आज तूने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिया है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फिर भागने की कोशिश की, मगर छलावा की परछाई ने उसे घेर लिया। अचानक रोहन की नज़र पास के पेड़ पर टंगे एक टूटे हुए घंटे पर पड़ी। वो जानता था कि उसके दादाजी कहते थे कि शमशान के रास्ते पर जो मिले उससे नजरें मत चुराना, वरना वो तेरा पीछा करता रहेगा। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोरी और छलावा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज कांपते हुए मगर सख्त थी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझसे नहीं डरता। छलावा की मुस्कान हल्की पड़ने लगी। उसकी परछाई जैसे धुंधली हो रहे थे। झूठ मत बोल, मैं तेरा डर हूं। छलावा की आवाज अब टूटने लगी। नहीं, तू सिर्फ मेरे मन का वहम है। तुझे खत्म करना मेरे हाथ में है। रोहन ने जोर से चिल्लाया, मानो अपनी सारी हिम्मत उस आवाज में डाल दी हो। छलावा की परछाई चीख के साथ बिखर गई। वहां अब सिर्फ रोहन और सन्नाटा था। वो धीमे कदमों से घर पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस रात के बाद रोहन ने समझ लिया कि शमशान में असली भूत नहीं होते, हमारे डर ही हमें डराते हैं। लेकिन जब अगली सुबह उठकर शीशे के सामने रोहन खड़ा हुआ, तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये घटना नवरात्रि के समय की है। मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया गया होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। नवरात्रि का माहौल था, हर जगह भजन गूंज रहे थे और लोग माता रानी की भक्ति में मग्न थे। हमने एक ही दिन में सारा होमवर्क पूरा कर लिया। जब होमवर्क खत्म हुआ तब रात के 11 बज रहे थे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले भी मैं इतनी देर तक उसके साथ रुका था, लेकिन हर बार उसके घर पर ही रात बिताता था। लेकिन आज मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना सामान उठाया और उसे बाय कहकर घर के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए आसपास सन्नाटा था, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते आए। दोनों रास्ते मेरे घर की ओर जाते थे। एक थोड़ा लंबा था और दूसरा गली के रास्ते से होकर जाता था। जल्दी पहुंचने के लिए मैंने गली का रास्ता चुना। वो एक सुनसान गली थी, जिसमें लोग रात तो क्या सुबह भी मुश्किल से ही जाते थे, लेकिन वो रास्ता छोटा था, इसलिए मैंने वही चुना। गली में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, जिससे वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसकी परछाई धुंधली थी और वो एक कोने पर खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। वो जो भी था काफ़ी लंबा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग नज़र आ रहे थे। उसे देखते ही मेरे कदम थम गए और शरीर डर से कांपने लगा। वो मेरी ओर बढ़ा नहीं, बस दूर से ही मुझे देखता रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें मुझे लगातार घूर रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और गली पार कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मुझे राहत मिली। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से मैं घर पहुँच गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरे गले में माँ दुर्गा का एक लॉकेट था। शायद इसीलिए वो शैतान मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे अपनी दादी की बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी इस दुनिया में भटकती हैं, जो रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए हमें इनसे बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये बात मैंने अपने घर पर किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से लोग चिंता करें। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े कर्णपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में चारों तरफ इमारतों से घिरे हुए हैं। अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान है, जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल, एक तरफ पुलिस लाइन और जेल, एक तरफ जिले का कोर्ट भी और पीछे गंगा घाट है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था।
फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले तो दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर तक मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का मज़ा लेने लगे। रात जब और गहराने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। यार कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ, शिवम बोला। हाँ यार, एक से एक दुकान है और एक से एक बढ़कर होटल भी है। खाना भी अच्छा था और सस्ता भी, ऋषभ बोला। हाँ यार, गंगा किनारे तो मज़ा ही आ गया। ठंडी हवा के साथ बहता पानी, खोया हुआ सा शिवम बोला। शिवम, तुमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल के बगल में 4 दीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार बड़ी ऊंची है, दिखा नहीं। शायद कोई पार्क है, ऋषभ बोला। हो सकता है, कल देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद, शिवम ने कहा। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने को तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास ख़त्म हो गए थे। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों लोग जग गए, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर दोनों लोग बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते फिर दोनों लोग घाट पर पहुंच गए और किनारे पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी 4 दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये है क्या। तभी उन दोनों ने देखा कि गली जहाँ से इसका मेन द्वार था, शायद वहाँ से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। यार, ये इतनी रात का पार्क में से कौन निकल रहा है, शिवम बोला। मुझे क्या पता, शायद कोई चौकीदार होगा। चल, हमें क्या करना है, ऋषभ शिवम को चलने का बोलकर आगे बढ़ गया। अरे तू अभी भी रुका है, अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या? 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ ने फिर शिवम को टोका। चल रहा हूँ यार, कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ हो लिया। दोनों कमरे में पहुंचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा, तो ये तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूम कर आया जाए। टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों फिर से कल रात वाला आदमी देख लिए, लेकिन वो अब उस पार्क से बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। लगता है ये इस जगह का चौकीदार ही है, समझा, और ये यहीं रहता होगा अंदर। लेकिन यार, उसके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लगता कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता है, शिवम ने कुछ आशंका जताते हुए कहा। यार, वो चौकीदार ही है। छोड़ ना, तुझे क्या करना है, दोस्ती करनी है क्या, या फिर चौकीदार की नौकरी करनी है? ऋषभ थोड़ा खींचता हुआ बोला। नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात में उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कौन टहलता है? अरे भाई, गर्मी इतनी है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से बाहर निकला हो हवा खाने के लिए हमारी ही तरह, ऋषभ बोला। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी लाइट आ गई और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए।
ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे 4 दीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी 4 दीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये लड़की है कौन जो यहाँ इस तरीके से खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने एक लंबा फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो लड़की से बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ने से पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब थी। दोनों को लगा कि शायद चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में वो दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं तो कभी वो चौकीदार तो कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें 4 दीवारी के अंदर रोशनी भी दिखती थी और लगता था कि कोई अंदर है। कई बार दोनों ने सोचा भी किसी दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो है क्या और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उन्हें सही से मौका ही नहीं मिलता। एक रात फिर वो दोनों घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी से कहा, अंकल अंकल जी सुनिए, वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में दुबक गए। यार वो क्या था? अचानक ऐसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई भूत था, तभी तो एकदम से गायब हो गया, शिवम बोला। मतलब हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी भी ऋषभ डरते हुए बोला। हो सकता है, शिवम ने सोचते हुए कहा। अब तो पक्का कल चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर वो जगह है क्या। शिवम ने आगे बोला। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही जाकर पता करना, मुझे डर लग रहा है। ऋषभ रुआंसा सा होकर बोला। अरे यार, रात में चलकर पता करने के लिए कौन कह रहा है, दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि आखिर वो है क्या। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहाँ पहुँचा। ऋषभ देख, यहाँ पर ये सब शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है, शिवम बोला। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। क्या कब्रिस्तान है? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज़ इसी के सामने टहलते हैं? डरते डरते ऋषभ बोला। लेकिन यार, यहाँ तो कभी कोई लाश को आते नहीं देखा हम लोगों ने। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला। चल इसके गेट पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए
देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई है। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियां बनी हुई है। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत से लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा, बाबा, ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेज़ों की ही कब्र है और सरकार की मनाही की वजह से किसी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी कहाँ है किसी को दफनाने की। इसी वजह से इसे सरकार ने अपनी धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है। उस बुजुर्ग ने बताया, बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा दिखता है और कई बार तो एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है इसी चारदीवारी के आसपास। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी भी आते देखा है। लगता है जैसे कोई अंदर रहता है। शिवम ने कहा, बाबा, कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोला, बेटा, मैं यहाँ रहता तो हूँ लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ दिन कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत लोगों के होने का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है और अक्सर रात के 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज़ दिखती है और उसे टोके जाने पर जैसे गायब हो जाती है। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, लेकिन किसी का कभी कोई वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको आज़ादी के संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। उस बुजुर्ग ने बताया, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज़ लड़की और उस अंग्रेज़ आदमी को नहीं देखा? शिवम आश्चर्य से बोला, जबकि आप तो यहीं रहते हैं। वो इसलिए बेटा कि मैं बस दिन भर में ही यहीं रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डरकर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वहाँ वो अब था ही नहीं। दोनों वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागे। वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी हुई थी जो ऋषभ और शिवम से बात कर रहा था। उसकी मृत्यु सन 1750 में लिखी हुई थी। वो कब्र उसी के नाम और उसकी मृत्यु के बाद ही बनी थी और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी।